हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल्स में लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या किया है उसका कुछ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स उसमें आए थे उसका हम लोग यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति उसी को कहते हैं, या विलय नीति या हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत। हिंदी में उसके 3 नाम है, अंग्रेजी में उसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक दूसरा मुद्दा है जिसके बारे में हमें डिटेल से समझना है। इन्हीं के समय में जो चार्टर एक्ट 1853 आया था उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे, और डलहौजी के समय जो आधुनिकीकरण रेलवे, टेलीग्राफ, टेलीफोन इत्यादि किया गया तो उसके सही मायने क्या थे, वो क्यों किया गया, उससे भारतीयों को किस हद तक लाभ हुआ और किस हद तक डलहौजी को भारत का आधुनिकीकरण का जनक कहना जायज है। तो ये 3 पॉइंट्स हम लोग डिटेल से समझेंगे। पहला पॉइंट हम लोग अभी समझते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है। तो विलय नीति, हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक होता था जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा ये पॉलिसी बनाई गई थी। इस पॉलिसी में यह था कि वे भारतीय राजा जो अंग्रेजों के अधीन है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार का संधि समझौता करके अपनी अधीनता, अपना इंडिपेंडेंस अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया है, यानी दोस इंडियन प्रिंसली स्टेट्स व्हिच आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वे भारतीय देशी राजा जिन्होंने पूर्ण रूपेण अपने आप को गुलाम बना रखा है, पूर्ण रूपेण से वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए हैं, ऐसे राज्यों के राजा यदि उनके पास अपना कोई प्राकृतिक उत्तराधिकार नहीं है, प्राकृतिक माने खुद उनकी कोई अपनी संतान नहीं है, पुरुष संतान, और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके द्वारा यदि कोई गोद लिया हुआ बेटा है तो उस गोद लिए हुए बेटे को वह राज्य नहीं मिलेगा, बल्कि वो राज्य अंग्रेज लोग यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी ब्रिटिश इंडिया में उसको मिला लेगी। ठीक है, यह सिद्धांत था। इस सिद्धांत का उपयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1824 से ही करते आए हैं, और सबसे पहला प्रयोग इस सिद्धांत का किन्नूर की एक रानी थी, रानी चेन्नम्मा, तो किन्नूर राज्य को हड़पने में इस सिद्धांत का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, फिर इस सिद्धांत को और बेहतर ढंग से बनाने का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने 1847 में किया, लेकिन इस सिद्धांत का सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसलिए कई बार हम ये मान लेते हैं कि ये सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही दिया गया था, ऐसा नहीं है, इसको इंप्लीमेंट लॉर्ड डलहौजी ने सबसे ज्यादा किया था। ठीक है, तो यहां तक ये सिद्धांत हो गया। अब ये सिद्धांत में होता क्या था, तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ये प्रो इंपीरियलिस्टिक अप्रोच टू एक्सपेंड द रीम ऑफ ब्रिटिश किंगडम इन इंडिया। भारत में कुल मिला के अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत के जितने राज्य हैं, छोटे छोटे देसी राज्य, उनको नेटिव स्टेट कहते थे, देसी राज्य या प्रिंसली स्टेट यानी रियासत। ठीक है, तो जो प्रिंसली स्टेट कह दो या नेटिव स्टेट कह दो या इंडियन स्टेट कह दो, तीनों का मतलब एक ही है। तो जो नेटिव स्टेट थे भारत में, छोटे छोटे राज्य थे, इनके छोटे अपने कुछ राजा हुआ करते थे। ये राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे नहीं। अंग्रेजों की शुरू से खास करके जब बक्सर का युद्ध जीता उसके बाद से इनकी तमन्ना यही थी कि धीरे धीरे हम इन राजाओं को आपस में लड़ा करके, अपना भय दिखा करके, अपना डर दिखा के, और उन राज्यों को भी हम अपने कंट्रोल में कर लें। उससे हमको कई फायदे हैं। पहला फायदा हमें यह होगा कि हम जिन राज्यों को अंग्रेज अपने में मिला लेंगे यानी ब्रिटिश इंडिया में मिला लेंगे, एक तो वहां बेरोक टोक आप व्यापार करिए, आपके ऊपर कोई कर लगाने वाला नहीं है। दूसरा, उन राज्यों के जो देसी हमारे अपने प्रोड्यूसर हैं, जो छोटे मोटे उद्योग धंधा करते हैं, उनके मालों पर टैक्स लगा दो, अपने मालों पर टैक्स नहीं लगाओ, तो धीरे धीरे भारतीय कृषि और उद्योग उस राज्य का खत्म हो जाएगा, और हमारा जो ब्रिटेन से बना हुआ माल है वो उन राज्यों में बिकने लगेगा, उन पर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो एक तो बेरोक टोक हमारा व्यापार होगा, उससे हमारी लाभदायकता बढ़ेगी, और हमें एक बड़ा बाजार भारत में, बड़े बड़े मतलब हमें कंज्यूमर्स ज्यादा मात्रा में मिलने शुरू हो जाएंगे। एक उद्देश्य तो यह था अंग्रेजी कंपनी का। दूसरा उद्देश्य यह था कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण चल रहा था, और ब्रिटेन एक कृषि प्रधान देश नहीं है, इसलिए ब्रिटेन में कच्चे माल की कमी है। जैसे कपड़ा बनाना है तो कपास चाहिए, कपास को रंगने के लिए नील चाहिए,
जूता बनाना है तो चमड़ा चाहिए, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के कच्चे माल ब्रिटेन को चाहिए, और वो कच्चे माल भारत में बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश शुरू से रहा है, ठीक है। तो इन राज्यों को अगर हम जीत के अपने में कर लेंगे तो यहाँ के किसानों से हम वही चीज उपजवाएंगे जो हमारे ब्रिटेन के उद्योग के लिए जरूरी है, जैसे कपास, गन्ना, ये तमाम जो कैश क्रॉप्स है। तो दूसरा फायदा ये होगा, पहला फायदा ये होगा कि कंपनी का व्यापार बढ़ेगा, यानी इनडायरेक्टली ब्रिटेन के पूंजीपतियों का लाभ होगा, और उसके भी पीछे चले जाएं तो अल्टीमेटली ब्रिटेन का लाभ होगा। दूसरा, ब्रिटेन के पूंजीपतियों को कच्चा माल मिलता रहेगा सस्ते कीमत में भारत से। तीसरा, ब्रिटेन का माल भारी मात्रा में भारत में बिकेगा तो एक बहुत बड़ा बाजार भारत को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम उद्देश्य हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी सरकार के रहे। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो भारत के राजाओं को आपस में लड़ा करके उनके क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते थे, ठीक है। लेकिन युद्ध करने से भी उनको नुकसान होता था, तो उन्होंने फिर और भी कई तरीके निकाले, जैसे सहायक संधि का तरीका निकाला। सहायक संधि एक ऐसा तरीका था जिसमें भारतीय राजाओं के साथ अंग्रेजों को ना तो युद्ध लड़ना पड़ा, और बिना युद्ध के हमने अपनी सेना भारतीय राजाओं के पास रख दी, उससे मुनाफा कमाया और राजा को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। तो अंग्रेज चाहते थे कि ऐसा इलाज निकालो कि सांप मर जाए लाठी न टूटे, ठीक है। एक तीर से दो निशाना, ऐसे कुल मिला के चतुर लोग ये थे। तो उन्हीं में से एक सिद्धांत था हड़प या विलय नीति। इस नीति में यह कहा गया कि जो भारत के राज्य हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, नेटिव स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, वो 3 प्रकार के हैं। वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है। 3 प्रकार में यह था कि एक तो वे राज्य थे जो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र थे। पूर्ण रूपेण स्वतंत्र माने अंग्रेजों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं था, न वो अंग्रेजों के गुलाम थे, न अंग्रेजों के साथ उनकी कोई संधि हुई थी, वो अपना अलग राज करते थे, अंग्रेजों से उनको कोई मतलब नहीं। उदाहरण के लिए राजपूत राज्य, जयपुर, उदयपुर, ठीक है, मेवाड़, मारवाड़, ऐसे राज्य थे। ये राजपूत राज्य अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार का इनका कोई लेना देना नहीं था, ठीक। तो ये पूर्ण रूपेण स्वतंत्र राज्य थे। ये पहले प्रकार के राज्य थे भारत में। दूसरे प्रकार के राज्य भारत में वे थे जो अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार से सहायक संधि कर चुके थे, अर्थात जो अंग्रेजों के पूरे गुलाम तो नहीं थे लेकिन आधे गुलाम थे, अर्थात उन्होंने सहायक संधि स्वीकार किया था या कोई दूसरी संधि अंग्रेजों से मदद लेने के लिए स्वीकार किया था। ऐसे राज्यों को कहा गया प्रोटेक्टेड स्टेट्स, संरक्षित राज्य, अर्थात वे राज्य जिनकी सुरक्षा और रक्षा का कार्यक्रम कौन करेगा, कंपनी करेगी या अंग्रेज करेंगे। और तीसरे नंबर के राज्य वे थे जो अंग्रेजों के पूर्ण रूपेण गुलाम थे, अर्थात अंग्रेज उन राज्यों पे अपना शासन भी करते थे, नाम मात्र के लिए वहां पर वहीं का कोई राजा बिठा रखा है। तो 3 प्रकार के राज्य थे। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात। अब इनमें से जो पहले प्रकार के राज्य थे, अच्छा एक बात आपको याद रखना है कि भारत में गोद लेने की प्रथा खास करके हिंदू राजाओं में बड़ी पुरानी है। कोई भी राजा जिसका अपना खुद का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, पुरुष लाइन में, मेल लीनिएज में अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है पुत्र के रूप में, तो वो किसी को भी गोद लेकर के अपना राज्य उसको आगे सौंप सकता था। अब अंग्रेज जब आए तो उन्होंने कहा कि गोद लेने का अधिकार केवल उन राज्यों का है जो पूर्ण रूपेण आजाद है, अर्थात जिनका अंग्रेजों के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वे गोद लें अपना राज्य, चाहे जिसको दें चाहे ना दें, मेल की जगह फीमेल को दे दें, हमारा उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन जो दूसरे और तीसरे कैटेगरी के स्टेट है, दूसरे कैटेगरी के स्टेट माने जो अंग्रेजों के आधे गुलाम हैं, यानी जिन्होंने सहायक संधि पर दस्तखत किया है, और सहायक संधि पर दस्तखत करने वाले कौन कौन राज्य हैं हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, हैदराबाद का निजाम और कई भी ऐसे राज्य हैं। तीसरे नंबर के राज्य वे हैं जो अंग्रेजों के पूर्ण रूपेण गुलाम हैं, उसके उदाहरण है कुर्ग, मैसूर, पंजाब, सिंध, ये ऐसे राज्य थे जो अंग्रेजों के पूर्ण रूपेण गुलाम थे, ठीक है। यहां नाम मात्र के लिए अंग्रेजों ने राजा बिठा रखा था, पूरी शासन अंग्रेजों के हाथ में थी। तो अंग्रेजों ने क्या कह दिया कि वे राज्य जो पूर्ण रूप में आजाद हैं उनको गोद लेना है ले, अपना राज्य जिसको लगे उनको दे, अंग्रेज कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरे नंबर का राज्य है, मतलब जो आधा गुलाम है हमारा, अर्थात जो प्रोटेक्टेड स्टेट्स हैं, उनको यदि गोद लेना है तो वो अंग्रेजी गवर्नर जनरल जो इंडिया में है उससे पूछ करके गोद लेगा, और यदि वो हां कहेंगे तभी गोद लिया जाएगा। और गोद लेने का मतलब क्या है
कि राजा के मरने के बाद उसका गोद लिए हुए बेटे को वो राज्य का राजा माना जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेज इसकी इजाजत देते नहीं थे ना। लिखा तो था कि आपको गवर्नर जनरल से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे आधे गुलाम हो, बिना हमसे पूछे आप इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आप अपना राज्य ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे को, तो आपको हमसे पूछना पड़ेगा। और जब आप हमसे पूछोगे तो हम मना कर देंगे, और जब मना कर देंगे तो संकट आ जाएगा कि इस राज्य का अगला राजा कौन होगा। तो अंग्रेज बोलेंगे जब संकट है तो ये राज्य हम अपने में मिला लेते हैं। ठीक है, और तीसरे प्रकार के राज्य जो कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, तो तीन प्रकार के राज्य थे, इंडिपेंडेंट राज्य, प्रोटेक्टेड राज्य, डिपेंडेंट राज्य। तो जो डिपेंडेंट राज्य थे अर्थात जो पूर्ण रूप में गुलाम थे अंग्रेजों, उनको तो गोद लेने का अधिकार ही नहीं था, ना पूछे ना बिना पूछे। अर्थात अगर इन डिपेंडेंट राज्य में कोई राज्य ऐसा है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वास्तविक उत्तराधिकारी, ब्लड रिलेशन वाला उत्तराधिकारी, और उसने किसी को गोद ले रखा है, तो राजा के मरने के बाद गोद लिए हुए बेटे को केवल उस राजा का निजी संपत्ति मिलेगी, राज्य नहीं। यह नियम था। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार से जो दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी के स्टेट थे, यदि उनके राजा के पास कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, उन्होंने गोद भी ले रखा है, तो भी फर्क नहीं पड़ता, उनका राज्य अंग्रेज अपने में मिला लेंगे, हड़प लेंगे, अपने में विलय कर लेंगे। इस नीति को विलय नीति कहा गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जो लिखा है उसको पढ़ के समझ लेते हैं। द प्रो इंपेरियलिस्टिक अप्रोच टू एक्सपेंड द रीम ऑफ ब्रिटिश किंगडम इन इंडिया, ये एक ऐसा हथियार था, एक ऐसा तरीका था, विलय नीति, जिसके माध्यम से भारत के राज्यों को ब्रिटेन की सरकार हड़प रही थी, और हड़प हड़प के अपना राज्य क्षेत्र का विस्तार कर रही थी भारत में, और किसी दूसरे के क्षेत्र पर विस्तार करने की नीति ही साम्राज्यवाद कहलाती है। यानी विलय नीति एक प्रकार से प्रो इंपेरियलिस्टिक अप्रोच, प्रो इंपेरियलिस्टिक माने साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाली नीति थी। ठीक है, क्योंकि आप भारतीय राज्य जो आपका नहीं है उस पर आप कब्जा कर रहे हैं, साम्राज्यवाद कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इंट्रोड्यूस्ड एज अ डॉक्ट्राइन बाय लॉर्ड डलहौजी, तो डॉक्ट्राइन के रूप में इसको लॉर्ड डलहौजी ने प्रयोग किया। इसके पहले वो था लेकिन एक डॉक्ट्राइन नहीं था। डॉक्ट्राइन माने जब कोई चीज एक सिद्धांत के रूप में सामने आ जाए। इसके पहले कोई चीज थी लेकिन सिद्धांत नहीं था। ठीक है, ओके। अब इसमें था क्या, नेटिव इंडियन स्टेट्स वर एनेक्स्ड इफ नॉट हैविंग नेचुरल हायर्स, यानी भारतीय राजा जिनके पास अपने कुछ प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं थे उनको हड़प लिया जाता था। अंडर दिस डॉक्ट्राइन फॉर एनेक्सेशन पर्पस नेटिव इंडियन स्टेट्स वर डिवाइडेड इनटू थ्री फॉलोइंग कैटेगरीज। इस सिद्धांत में उन राज्यों को जिनको हड़पना था उनको तीन भागों में कैटेगराइज किया गया था। पहले में वो थे जो इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स। इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या है, नीदर अंडर ब्रिटिश डोमिनेशन नॉर एनी ट्रीटी, ना तो अंग्रेजों के प्रभाव में थे, ना अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार की संधि थी, ना अंग्रेजों के साथ कोई एग्रीमेंट था, ना कोई लेना देना था। ठीक है, उदाहरण के लिए राजपूत स्टेट्स, मारवाड़, मेवाड़, उदयपुर इत्यादि। ठीक है, दूसरे नंबर पे थे भारत के वे प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट को हिंदी में बोलते हैं रियासत। ठीक है, प्रिंसली स्टेट दूसरे नंबर पे वे थे दोज हु साइंड सब्सिडियरी अलायंस और एनी अदर ट्रीटी फॉर दिस पर्पस, यानी अपनी रक्षा करवाने के लिए जिन राज्यों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि या उसी के जैसे कोई दूसरी संधि किया हो, वे राज्य प्रोटेक्टेड प्रिंसली स्टेट्स कहलाते थे अंग्रेजों की नजर में। तीसरे राज्य वे थे डिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स। डिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स माने दोज हु एक्सेप्टेड ब्रिटिश सॉवरेनिटी एंड लूज्ड देयर इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। वे भारतीय रियासतें जो अंग्रेजों के सामने एक प्रकार से गुलाम हो गए थे, अंग्रेजों की संप्रभुता स्वीकार कर ली थी और अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर जिन्होंने खो दिया था। उदाहरण के लिए कुर्ग, कर्नाटक में एक राज्य था छोटा कुर्ग, मैसूर, पंजाब, सिंध, ये ऐसे राज्य थे जो पूर्ण रूप में गुलाम हो चुके थे अंग्रेजों। ठीक है, ये तीन प्रकार की कैटेगरी हो गई। ठीक, अब यहां पर आगे लिखा हुआ है एडॉप्शन अ कॉमन फीचर इफ रूलर डज नॉट हैड अ नेचुरल हायर। भारत में गोद लेने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यदि किसी राजा या किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपना कोई वास्तविक उत्तराधिकार नहीं है तो उसको गोद लेने का ही अधिकार भारत में पहले से चला आ रहा है। लेकिन जब डलहौजी आए तो डलहौजी ने कहा कि जो पूर्ण इंडिपेंडेंट स्टेट है उनको अधिकार है, जो प्रोटेक्टेड स्टेट्स हैं उनको भी अधिकार है, लेकिन वो हमसे पूछने के बाद गोद लेंगे, और जब हमसे पूछेंगे तो हम मना कर देंगे। इनडायरेक्टली उसका मतलब यही था, यानी इनडायरेक्टली प्रोटेक्टेड स्टेट को भी गोद लेने का अधिकार नहीं है।
और तीसरे नंबर पे डिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स, इस पे साफ तौर पे कह दिया था ये गोद ले ही नहीं सकती। ऐसे स्टेट्स जैसे कि कुर्ग, मैसूर, पंजाब, सिंध, इनका राजा मरा और इनके अगर इनका कोई प्राकृतिक उत्तराधिकार नहीं है तो उनका राज्य अपने आप ब्रिटिश राज्य में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। इस सिद्धांत के हिसाब से फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ कैटेगरी 2 एंड 3, माने 2 और 3 नंबर की कैटेगरी वालों का ही को हड़पा गया था, 1 नंबर वाले को नहीं हड़पा गया था। ठीक है, तो 2 और 3 वाले को जो हड़पा गया उनमें किन किन राज्यों को हड़पा गया उनकी हम क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले डलहौजी के सिद्धांत से जिस राज्य को हड़पा गया वो महाराष्ट्र का एक छोटा सा राज्य था सतारा, 1848 में इसको हड़प लिया गया। दूसरा था जैतपुर, एक जैतपुर आज महाराष्ट्र में है, ये जैतपुर उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो जैतपुर उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा प्रांत था, उसको हड़प लिया गया 49 में। तीसरे नंबर पे संबलपुर उड़ीसा में एक छोटा सा राज्य था 1849 में। 4 नंबर पे बघाट, हिमाचल प्रदेश में एक राज्य था बघाट, 1892 में। ये क्रोनोलॉजिकली है। ठीक है, फिर उदयपुर 1852 में, उदयपुर ये छत्तीसगढ़ वाला, राजस्थान का है UDAI PUR उदयपुर, ये है उदयपुर UDAI उदयपुर 1852 में। और 6वें नंबर पे झांसी 1853 में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यहीं पर थी। 7वें नंबर पे नागपुर 1853 में। 8वें नंबर पे अर्कॉट, ठीक है, तमिलनाडु अर्कॉट 1854 में। ठीक है, तो इस प्रकार से इन 8 राज्यों को हड़पा गया। इसको कोड वर्ड में याद रखने के लिए हिंदी में हमने अपने दिनों में याद किया था, आप भी याद कर सकते हैं, सजस बहु झाना। तो साफ और आपका आ जाएगा सतारा, फिर जयपुर, फिर संबलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर और आखिरी में अर्कॉट। ठीक है, और आखिरी में एक और आएगा अवध। तो अवध की स्टोरी थोड़ी अलग है, उसको बाद में समझेंगे। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा। ठीक, अब विलय नीति, अंग्रेजों का अल्टीमेट गोल तो यह था कि भारत के राज्यों को हड़पना है। हड़पने के लिए उन्होंने कई नीति बनाई। एक नीति था आपका सहायक संधि, फिर दूसरी थी विलय नीति। तो जब सहायक संधि से काम नहीं बना तो उन्होंने विलय नीति, क्योंकि सहायक संधि में वास्तव में आप राजाओं को डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुलाम बनाते थे। डायरेक्टली उनका राज्य आपके उसमें इसमें मिल नहीं जाता था। अंग्रेज चाहते थे कि अल्टीमेटली भारत के सारे राज्य हमें मिल जाए, तो उसके लिए विलय नीति लाई गई। अब विलय नीति में एक ही सिद्धांत था कि जिन राजाओं के पास अपने वास्तविक उत्तराधिकार नहीं है उनका राज्य छीन लिया जाएगा। लेकिन अब अंग्रेजों की नीयत उन पे थी, वे राजा जिनके पास अपने वास्तविक उत्तराधिकार थे, जैसे अवध के राजा के पास 11 बेटी थी, एक की तो बात छोड़ी, और वास्तविक गोद लेने की जरूरत नहीं थी, 11 बेटी। लेकिन अंग्रेजों की नजर में अवध की बड़ी इज्जत थी। इज्जत का मतलब यह है कि बड़ी महत्वपूर्ण थी अवध अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अवध एक बड़ा राज्य था इन राज्यों की तुलना में, और अवध एक बहुत बड़ा बाजार बन सकता था अंग्रेजों के ब्रिटिश गुड्स के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अवध एक संपन्न प्रांत था, इसलिए वहां की रेवेन्यू भी अच्छी खासी मिलती थी। तो जब अंग्रेज अवध को अपने में मिला लेंगे तो वहां एक तो अपना मनचाहा व्यापार करेंगे, दूसरा वहां पर टैक्स लगा के रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे, तो डबल फायदा। तो अब अवध जैसे राज्य जिनको अंग्रेज हड़प नहीं पा रहे थे विलय नीति से, उनके लिए उन्होंने एक दूसरा सिद्धांत बनाया, और वो भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का ही एक भाग था। माने हड़प नीति का ही एक दूसरा भाग था, एक दूसरा उसका एक सप्लीमेंट्री सिद्धांत था, जिसको कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन या डॉक्ट्राइन ऑफ मिसगवर्नेंस, अर्थात कुप्रशासन का सिद्धांत। ये कुप्रशासन का सिद्धांत क्या है? अब ये सिद्धांत हड़प नीति के सिद्धांत का ही एक भाग है, इसका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये इसी के अंडर एक भाग है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन या माल मिसगवर्नेंस, ये उन राज्यों पर लागू होता था जिन राज्यों के पास वास्तविक उत्तराधिकार तो है, लेकिन वो राजा अपनी प्रजा का ठीक ढंग से शासन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब ठीक ढंग से शासन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको कौन परिभाषित करता था? अंग्रेज लोग परिभाषित करते, गवर्नर जनरल परिभाषित करता था। ठीक, गवर्नर जनरल खुद भारतीय प्रजा की हालत बिगाड़े बैठा था, खुद वो कुप्रशासन कर रहा था, लेकिन चूंकि वो शक्तिशाली थे, इसलिए अवध के जो राजा थे उस समय नवाब वाजिद अली शाह, उन पर ये इल्जाम लगाया अंग्रेजों ने कि आपके समय में आपकी जनता आपके शासन प्रशासन से बहुत दुखी है, इसलिए आपको शासन करने का अधिकार नहीं है, और उनके राज्य को हड़प लिया गया।
जबकि ये बात सरासर झूठ है। अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, अवध एक संपन्न प्रांत था, खुशी खुशी वहां के लोग रहते थे, कृषि की स्थिति अच्छी थी, उद्योग की स्थिति अच्छी थी, राजा का शासन प्रशासन बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इस पर एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है शतरंज की खिलाड़ी, अगर कभी समय मिले तो अवध को कैसे हड़पा गया था उस पर एक अच्छी सी मूवी बनी है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है समझ गए? पार्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स अंडर विच इंडियन स्टेट्स हैविंग नेचुरल हायर वर एनेक्स्ड ऑन द इशू ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। जिनके पास अपने उत्तराधिकार है, अब अंग्रेजों को लगा उनको कैसे हड़पे, उनके लिए एक नया सिद्धांत लेके आए। ठीक है, चलो अब ये दो सिद्धांत आ गए, एक तीसरा सिद्धांत भी था। अब वे राजा महाराजा जिनके ऊपर ना तो हम ये उत्तराधिकार वाला नियम लागू हो रहा है, ना कुप्रशासन का नियम लागू हो रहा है, तो अब कैसा करें? तो अब तो तीसरा सिद्धांत लेके आए, डॉक्ट्राइन ऑफ रिफ्यूजल ऑफ टाइटल, उपाधि देने से मना करने का सिद्धांत। ठीक है, पहले हम लोग क्या देखते थे कि अंग्रेज लोग जब भारत के किसी राजा को युद्ध में हरा देते थे या उसके साथ कोई संधि बंदी कर लेते थे, तो उस राजा की जो उपाधि है वो बनी रहती थी। उपाधि का मतलब अगर कोई पहले बादशाह कहलाता तो वो बादशाह कहलाएगा, कोई अपने यहां नवाब कहलाता था तो नवाब कहलाएगा, कोई जमींदार कहलाता था तो जमींदार कहलाएगा, कोई निजाम कहलाता था तो निजाम कहलाएगा, कोई पेशवा कहलाता था तो पेशवा कहलाएगा। उसकी ये उपाधि थी, उस उपाधि को छीना नहीं जाता था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनको उनका जब राज्य छीन लिया जाता तो उसके बदले में उनको एक निश्चित पेंशन दी जाती थी कि ठीक है आप शासन तो नहीं करोगे, ठीक है आपको एक जगह पर हम रख देंगे, आप पूरे ऐशो आराम के साथ रहो, आपको पेंशन दिया जाएगा। ये दो काम किया जाता था। डलहौजी ने इसको भी खत्म कर दिया। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ रिफ्यूजल ऑफ टाइटल है, ये क्या है? डलहौजी रिफ्यूज द टाइटल एंड पेंशन्स ऑफ द एक्स प्रिंसली स्टेट्स। वे भारतीय राजे महाराजे जिनको पहले से अंग्रेज लोग उपाधि भी दे रहे, मतलब उपाधि उनकी मानते भी थे और उनको पेंशन भी देते थे। अब डलहौजी ने कहा अब ना तो उनकी उपाधि रहेगी, अर्थात आज के बाद ना कोई बादशाह बादशाह है, ना कोई निजाम निजाम है, ना कोई राजा राजा है, ठीक है, ना कोई पेशवा पेशवा है, सारी उपाधियां खत्म। आज के बाद हम ही पूरे भारत के राजा हैं। पॉइंट नंबर 2, आज के बाद उनको कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 सिद्धांत, और इस सिद्धांत का प्रयोग करके किन किन राज्यों को हड़पा गया था? कर्नाटक, सूरत, तंजौर और पेशवा। पेशवा माने जो पुणे के पेशवा थे नाना साहेब, ठीक है, उनको उनके राज्य वगैरह को हड़प किया गया। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वास्तव में 3 सिद्धांतों का ताना बाना है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स और उसी के भीतर 2 छोटे छोटे सिद्धांत हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्ट्राइन ऑफ रिफ्यूजल ऑफ टाइटल। यहां तक की कहानी पूरी समझ में आ गई। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट है लॉर्ड डलहौजी का, adopted son would inherit the personal property of ruler not the throne। यानी गोद लिया हुआ बेटा उस राजा के पैतृक संपत्ति में वो जो एडॉप्टेड सन है वो हिस्सेदारी ले सकता है, गद्दी में नहीं। यानी गोद लिए हुए बेटे को उस राजा से एक पिता के रूप में जो कुछ मिल सकता है वो ले सकता है, लेकिन राजगद्दी नहीं ले सकता। ये सिद्धांत उन्होंने कहा। ठीक है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स आ गया। अब इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को लाने का असली पर्पस क्या था? असली उद्देश्य, रियल पर्पस, पहला एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश किंगडम। स्वाभाविक बात है, पूरे भारत में वो अपना ब्रिटिश किंगडम फैलाना चाहते थे, भारत में एक भी स्वतंत्र राज्य को रहने देना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो पहला उद्देश्य, इसी को कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी। पैरामाउंसी माने सर्वोच्चता का सिद्धांत। अंग्रेज ये मानते थे कि हम सर्वोच्च हैं, हम सुपीरियर हैं और हम ही को शासन करने का अधिकार है, बाकी कोई हमारे सामने शासन करे हमें मंजूर नहीं। तो अपने इस सिद्धांत को पूरा करने के लिए धीरे धीरे करके भारत के सभी राज्यों को वो हड़पते जा रहे थे, युद्ध करके जीतते जा रहे थे और तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र है उपाय हैं वो कर रहे थे। ठीक है, दूसरा, टू मेक इंडियन स्टेट्स अ मार्केट फॉर फिनिश ब्रिटिश गुड्स। अब ब्रिटेन में बड़े बड़े औद्योगिकरण हो चुके थे, बड़े बड़े माल वहां पर बन रहे थे, उन मालों को कहां लाके बेचा जाए? क्योंकि यूरोप में कई औद्योगिक देश थे, फ्रांस, जर्मनी और उसके बाद में और भी कई देश, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, ये सब क्या थे? ये खुद अपने अपने औद्योगिक देश थे। तो अब एक देश का माल दूसरे देश में तो बिकेगा नहीं यूरोप के भीतर, तो यूरोप वालों को अपना माल बेचने के लिए एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे गरीब देशों की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर उनको माल बेचने के लिए बाजार की खोज हमेशा लगी रहती थी। इसी बाजार की खोज के चक्कर में उन्होंने भारत के ज्यादा से ज्यादा राज्यों को अपने में कब्जा किया। ठीक है, तो फिनिश गुड्स, फिनिश माने अल्टीमेट प्रोडक्ट,
फाइनल प्रोडक्ट भारत में ला करके बेचते थे। तीसरा, इंडिया एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, भारत जैसे देश एक कृषि प्रधान देश थे जहां से तुम मन चाहा अपनी पसंद का रॉ मटेरियल उपजवा सकते थे। जैसे गन्ना की खेती करो तो गन्ना की खेती करो, कपास की खेती करो तो कपास की खेती करो। हमारे किसानों को मजबूर करते थे अपना मनचाहा फसल उगवाने के लिए, और फिर उसको कम कीमत में खरीद के उसको ब्रिटेन भेजते थे, वहां से फिर कपड़ा, जूता और तमाम प्रकार की चीजें बन करके भारत में आती थी। रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्ट्स, अब समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ छोटे मोटे विद्रोह होने भी शुरू हो गए थे, ठीक है, कभी जमींदारों के खिलाफ, कभी खुद अंग्रेजों के खिलाफ, कभी अंग्रेजी सेना के खिलाफ, कभी अंग्रेजों के हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने के कारण, कई भी कारणों से धीरे धीरे भारत में विद्रोह होने शुरू हो गए थे। तो कई बार ऐसा होता था कि अगर किसी राज्य में विद्रोह शुरू हुआ तो वहां का राजा भी उसको मदद करता था, राजा की सेना भी उसको मदद करती थी। लेकिन जब उसका राज्य ही अंग्रेज अपने में मिला लेंगे तो ना वहां सेना रहेगी, ना वहां कोई राजा रहेगा, तो वहां विद्रोह एक तो उत्पन्न नहीं होने पाएगा, और अगर हुआ तो उसको तुरंत उस विद्रोह को दबा दिया जाएगा। तो विद्रोहों को कुचलने के लिए भी ये राज्यों को हड़पना जरूरी था। ह्यूज रेवेन्यू ग्रीड, उनको मालूम था कि इनमें से कई एक ऐसे प्रांत हैं जो बड़े संपन्न हैं, अगर उनको हम छीन लिए, उनको हम अपने में मिला लिए, तो वहां से अच्छा खासा लगान, रेवेन्यू हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये थे 5 असली उद्देश्य, लेकिन ये असली उद्देश्य कहीं लिखे नहीं थे, ठीक है। लिखे तो ये थे कि हम भारत में शासन प्रशासन सुधारना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि शासन करने की कला हमें आती है, शासन करने का अधिकार हमें है। तो हम वास्तव में भारत को सभ्य बनाने आए हैं। ये सारे राजा जो थे ये सभ्य नहीं थे, इसलिए हमने इनके राज्यों को हड़प लिया, ऐसा कहा गया था इस सिद्धांत के पीछे। लेकिन असली मकसद ये है, ठीक है। इंपैक्ट, इस सिद्धांत का इंपैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। पहला, ट्रेडिशनल राइट ऑफ एडॉप्शन टेकन अवे, गोद लेने का जो परंपरागत अधिकार था राजाओं के पास, वो उनसे छीन लिया गया। दूसरे नंबर पे इमोरल एंड अननेसेसरी इंटरफेयर, ये भारतीय राजाओं के मामलों में अंग्रेजों का एक हस्तक्षेप, ये जो हस्तक्षेप था ये इमोरल भी था और अननेसेसरी भी था, ठीक है। तीसरा, बैकग्राउंड ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, इसी के कारण जिन राजा महाराजाओं का राज्य छीन लिया गया, ये राजा महाराजा फिर 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किए। तो एक प्रकार से पृष्ठभूमि बननी शुरू हो गई थी 1857 के विद्रोह की। अगली बात, लॉस ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो रियासत था वो तो छिन गया इनका, लेकिन रियासत के छिनने से क्या हुआ, लॉस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, इकोनॉमी एक्सेट्रा। जिस राज्य में पहले राजा था तो वो राजा महाराजा अपना एक तामझाम बना के रखते थे, उनके दरबार में गवैया, संगीतकार, कविकार, लेखन करने वाले, इतिहास लेखन करने वाले, तो कई प्रकार की कला और संस्कृति, गाना बजाना, नाचना, ये तमाम मामलों से जुड़े हुए जो कलाकार लोग थे वो सरवाइव कर रहे थे वहां पर, और उनकी कला पनप रही थी। चित्रकला है, ठीक है, जादू दिखाने का कला है, तमाम छोटी छोटी कलाएं। इसके अलावा राजा महाराजा अपने सामान की जरूरत की चीजें, तलवार खरीदना है, घोड़े खरीदना है, घोड़ों के ऊपर रखने वाला आइटम, महल को सजाने वाला, तो वो सब अपनी जनता से खरीदते थे। इसलिए हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प है, वो भी काफी प्रॉस्पेरस हुआ करता था, हमारी इकोनॉमी भी ठीक ठाक हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को ना तो भारतीय तलवार चाहिए, न भारतीय हस्तशिल्प चाहिए, न भारतीय गवैयों से उनको गवाना है, न भारतीय नचैयों से उनको नचवाना है। तो कुल मिलाकर के प्रिंसली स्टेट जब अंग्रेजों ने छीन लिया तो वहां की कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, उद्योग धंधे, कृषि, सबका धीरे धीरे नाश हो गया, ठीक है। और इसके कारण व्यापक अनएम्प्लॉयमेंट, वाइड लेवल अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया। ये सारे लोग अब कहां जाएं, अंग्रेजों को इनसे वास्ता नहीं है। अब ये बेरोजगार लोग चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, हत्या करेंगे, सामाजिक अपराध करेंगे, या सेना में जाके भर्ती होंगे, या अंग्रेजों के गुलाम बनेंगे, ठीक है। ऐसा अगला है ग्रेट डिससैटिस्फैक्शन, भारत के तमाम लोगों के बीच में असंतुष्टि थी। असंतुष्टि क्यों थी, जब राजा का राज्य छिन गया तो उस राजा से जुड़े हुए जितने लोग थे वो सब असंतुष्ट हो गए। एक राजा से जुड़े हुए उसके मंत्री थे, उसकी सेना थी, उसके अंदर काम करने वाले सामंत लोग थे, उसकी प्रजा थी, उसके साथ जुड़े हुए कलाकार थे, ठीक है, और राजा के साथ सिंपैथी रखने वाले और भी बहुत प्रकार के लोग, ठीक है। तो सबके सब असंतुष्ट थे इन नीतियों के कारण, जिसमें राजा असंतुष्ट था, राजा के बेटे राजकुमार, जमींदार, फ्यूडल्स, पीपल, ठीक है, कलाकार, तमाम प्रकार के लोग असंतुष्ट धीरे धीरे इन राज्यों के होने लगे, ठीक है। एंट्री ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, अब जब भारत के नए नए राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ गए तो यहां से फोन लगाया गया ब्रिटिश पूंजीपतियों को कि तुम्हारे लिए मैदान साफ है, रास्ता साफ है, आ जाओ, अब यहां आकर के उद्योग लगाओ, धंधे लगाओ,
ठीक है। और एडम स्मिथ की स्टोरी और एडम स्मिथ की जो सिद्धांत है मार्केट इकोनॉमी, वो वहां के पूंजीपतियों को बड़ा अच्छा लगा और वहां के पूंजीपति लगातार ब्रिटेन के राजा को टोच रहे थे कि हमें भारत जाने की इजाजत दो, भारत जाने की इजाजत दो। और 1833 में कानून बना करके ब्रिटेन के पूंजीपतियों को भारत लाने का प्रोग्राम बन गया। लेकिन वो आके करेंगे क्या है, घास तो छीलेंगे नहीं, उनको बाजार चाहिए अपना माल बेचने के लिए, तो ये उन्हीं का बाजार बनाने की तैयारी चल रही थी। समझ में आ रही बात? क्योंकि ऑलरेडी जो पहले से थे वहां पर पहले भी कुछ कंपनियां आकर के काम कर रही थी। अब एक ही कंपनी पूरे भारत में नहीं करेगी, और भी नए नए पूंजीपतियों को, ठीक है, मोबाइल भी बेचना है, मोबाइल होल्डर भी बेचना है, ईयरफोन भी बेचना है, बैटरी भी बेचना है, ये आज के संदर्भ में मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो नए नए पूंजीपति वहां पर बोल रहे थे, लगातार दबाव बना रहे थे कि भाई हमारे लिए नए बाजार बनाइए। तो ये नया बाजार बन रहा था, ठीक है, उनके लिए। जितने ज्यादा राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाएगा, उतनी बड़ी बाजार भारत ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए बनेगा, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी, स्वाभाविक बात है, इसका एक इंपैक्ट ये था कि ब्रिटिश सीमा जो वहां से शुरू हुई थी, बंगाल से शुरू हुई थी प्लासी के युद्ध में, फिर बक्सर के युद्ध में वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, फिर पंजाब, फिर सिंध, फिर फलाने फैलते गए। समझ में आएगा? तो ब्रिटिश किंगडम का, ब्रिटिश टेरिटरी का भारत में विस्तार हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट नीति के कारण। अब इससे समस्या क्या थी, मतलब इस पूरे सिद्धांत में समस्या हमारे राजाओं के लिए, समस्या अंग्रेजों को तो कोई नहीं थी, हमारे राजाओं को क्या समस्या थी? पहला, नो कोर्ट ऑफ अपील, डिसीजन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज फाइनल। इसमें कोई अपील कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला ही नहीं था। गवर्नर जनरल ने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है, नहीं मानोगे तो हम सेना भेज करके युद्ध करेंगे तुम्हारे साथ, हरा करके तुमको जेल में डाल देंगे, सम्मान के साथ हमारे पास आ जाओ, थोड़ा मोड़ा कुछ तुम्हें दे भी देंगे। तो कोई अपील नहीं थी, कोई दलील नहीं थी, ठीक है। दूसरी बात यह है, एज ऑफ यूनिलैटरल ट्रेड। ये यूनिलैटरल ट्रेड क्या होता है, मैं कल आपको बता दिया। अगर समझौता होता है मान लीजिए हमारा किसी देश के साथ कि हम व्यापार करेंगे, हम और दोनों, आप दोनों, तो व्यापार का मतलब क्या है, हमारा माल आप खरीदोगे, आपका माल हम खरीदेंगे, आप हमारे माल पर कोई टैक्स नहीं लगाओगे और हम भी आपके माल पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, या दोनों टैक्स लगाएंगे तो बराबर बराबर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। ये कहलाता है बायलैटरल ट्रेड, दोनों देशों के साथ व्यापार। लेकिन जब दो देशों के बीच व्यापार हो, लेकिन उसमें शर्तें एक की हो और दूसरा मजबूर हो, दूसरा कोई शर्त न लगा सके, ऐसे व्यापार को कहते हैं यूनिलैटरल ट्रेड। समझ में आएगा? तो एक तरफ भारत था, दूसरी तरफ ब्रिटेन था। भारत में भी राज किसका था? ब्रिटेन के पूंजीपतियों का। तो ब्रिटेन के लोग जो भारत में राज करते थे वो क्या करते थे कि जब भारत का माल ब्रिटेन भेजा जाता था बेचने के लिए, तो उस पर इतना ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते थे, निर्यात शुल्क लगा देते थे कि ब्रिटेन में पहुंच करके वो माल भयानक महंगा हो जाता था और ब्रिटेन के लोग उसको खरीदते नहीं थे। और खरीदते नहीं थे तो धीरे धीरे भारत से एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। अब जब भारत में उन आइटमों का एक्सपोर्ट होना बंद हो गया जो पहले होता था, तो वे लोग जो उन वस्तुओं को भारत में बनाते थे, क्यों बनाएंगे? क्योंकि उनका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो भारतीय उद्योगों को चौपट कर दिया। लेकिन ब्रिटेन से जो माल भारत आ रहा है बिकने के लिए, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे। जब कोई टैक्स नहीं लगाते थे तो ब्रिटेन के माल भारत में सस्ते दामों में बिकते थे। इसलिए हमारे यहाँ के लोग भारतीय लोगों का उत्पाद नहीं खरीदते थे, क्योंकि भारतीय उत्पाद महंगे होते थे और ब्रिटेन के उत्पाद अच्छे, सस्ते, गुणवत्तापूर्वक होते थे, ठीक है। तो ये दौर शुरू हो गया, ब्रिटेन का माल दनादन भारत में आके बिकने लगा और भारत का माल ब्रिटेन जाना ही बंद हो गया। जबकि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले दुनिया की 1/4 एक्सपोर्ट भारत करती थी। अब एक्सपोर्ट धीरे धीरे शून्य हो गया। समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक। तीसरा इसमें जो प्रॉब्लम था, अच्छा, अब जब एज ऑफ यूनिलैटरल ट्रेड जब आया तो उससे क्या हुआ? भारत में कृषि का, उद्योग का, कल्चर का, इकोनॉमी का, सोसाइटी का, सबका डिस्ट्रक्शन हो गया। जब हमारे उद्योग धंधे ही नहीं चल रहे हैं, हमारा रोजगार ही नहीं चल रहा है, हमारी कृषि ठीक नहीं है और कृषि पर डिपेंड करने वाली थी उद्योग, तो उद्योग बिगड़ गया, कृषि उद्योग बिगड़ गया, माने रोजी रोटी सब बिगड़ गया। अब ऐसी स्थिति में कल्चर कहां से एंजॉय करेंगे? इकोनॉमी चौपट हो गई, हमारी सोसाइटी तमाम। अब हमारी सोसाइटी में मटेरियलिस्टिक नीड वाली फीलिंग आने लगी, ठीक है, और हमें महसूस होने लगा कि हमारी सभ्यता वास्तव में खराब है और पश्चिमी सभ्यता बहुत अच्छी है, ठीक। तो ये तमाम उसके नुकसान हुए। अगला जो है
एन एरा ऑफ इंपीरियल कैपिटलिज्म इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब एक नया चाल चली डलहौजी के समय में, भारत का आधुनिकीकरण करना है। अब ब्रिटेन में बड़े बड़े पूंजीपति थे, अब ब्रिटेन में हर आदमी वहां पर सरनेम तो बना नहीं रहा था, जो औद्योगिकरण हुआ था। कुछ बड़े बड़े पूंजीपति थे जो भारत में नई नई जो आधुनिक खोज हो रही थी, उन खोजों को भी भारत में लाकर के इंप्लीमेंट करना चाहते थे, जैसे रेल। अब वहां के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो चाहते थे कि हम भारत में रेल बिछाएं। वहां के जो टेलीफोन का डिस्कवरी हो गया तो वहां के टेलीफोन वाले लोग चाहते हैं भारत में भी टेलीफोन आए, भारत में भी टेलीग्राफ आए, भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। तब तो हमारे मालों का और हमारे जो कैपिटल नीड है वो तभी तो फुलफिल होगा। ठीक है, इसको कहते हैं इंपीरियल कैपिटलिज्म का युग शुरू हुआ भारत में। और बड़ी बड़ी कंपनियां, रेल बनाने वाली कंपनियां, पुल बनाने वाली कंपनियां, इंजीनियरिंग कंपनियां, ये सब भारत आई। और भारत आकर के उन्होंने पटरियां बिछाई, रेल चलाई, उससे मुनाफा कमाया। ठीक है, चलिए, लॉस ऑफ रेवेन्यू। भारतीय जो राजा थे, जब वो पहले अपना खुद टैक्स लगाते थे और अपना पैसा खुद रखते थे, लेकिन उनके क्षेत्र पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो वहां का जो टैक्स है, रेवेन्यू है, उसको कौन वसूल रहा है? अंग्रेज वसूल रहे हैं। तो एक प्रकार से जो राजस्व आता था उसका नुकसान हुआ। तो एक अनुमान है कि 4 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर एनम, 4 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग कहां की करेंसी है? ब्रिटेन की। ठीक है, और आज के समय में 80-85 रुपए है। 1 रुपए मतलब 1 पाउंड स्टर्लिंग बराबर 80-85 रुपए। तो प्रति साल 4 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का नुकसान हुआ भारत को। और ये जो पूरा राजस्व है, अगर हमारे राजा होते तो हमारे राजाओं के पास जाता, लेकिन अभी अंग्रेजों के पास जा रहा है। इस प्रकार से उसी का परिणाम हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत का धन, भारत की कमाई, भारत के लोगों की कमाई अब कमा कमा करके अंग्रेज लोग उसको ब्रिटेन भेजते थे। तो ये उसके नुकसान हुए। ठीक है, अब एक दो नोट हम लोग समझ लेते हैं। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, वाज डिजाइन्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन 1847। हालांकि इसके पहले भी सिद्धांत था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1824 में आया था पहली बार, जिसमें किन्नूर की जो रानी है चेन्नम्मा, उसके राज्य को हड़प लिया गया। ठीक, लेकिन उसका उस समय कोई लिखित रूप से नहीं था, एक मनमाना तौर पर ऐसा कर लिया गया था। लिखित रूप में कुछ आया 1847 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा, फिर उसका भरपूर प्रयोग किया लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, दूसरा सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई एक जमींदार था संबलपुर उड़ीसा में, जिसने विद्रोह कर दिया था डलहौजी के खिलाफ। जब संबलपुर को हड़पा गया था तो ब्रिटिश राज के खिलाफ ये विद्रोह करने वाला एक व्यक्ति था सुरेंद्र साई, नाम याद रखना। ठीक है, लास्ट रूलर्स ऑफ एन स्टेट। अब जिन जिन राज्यों को हड़पा गया उस समय वहां के राजा कौन कौन थे हम यहां पर देख लेते हैं। सतारा में एक राजा थे शाहजी, जैतपुर में राजा थे खेत सिंह, संबलपुर में राजा थे नारायण सिंह, बाहाड़ में राजा थे उमेद सिंह, उदयपुर में कल्याण सिंह, नागपुर में राघाजी भोसले, अवध में बाजिद अली शाह और झांसी में तो हम जानते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। तो ये था विलय नीति। विलय नीति के क्या लाभ, क्या हानि, उसके क्या सारे प्रोविजंस हैं और उसका असली पर्पज क्या है, ये तमाम बातें यहां पर हम लोगों को समझ में आई। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। फिर तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो मॉडर्नाइजेशन किया गया भारत में, टेलीग्राफ और दुनियादारी, उसका रियल पर्पज क्या था। जैसे इसका रियल पर्पज ये था। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।